हेलो एवरीवन। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे आरबीएससी की क्लास 6 के चैप्टर 5 और 6। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो इसके अंदर बताया गया है कि आज़ादी से पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो कैसी थी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, सीईटी के नाम से एक फोल्डर होगा उसमें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो 6 क्लास में दे रखा है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था और ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन चलाती थी। इन रियासतों के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे, जिसके अंदर शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था और शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। यानी कि आजादी से पहले रियासतें होती थी, उसके अंदर राजा होता था और राजा ही सब काम करता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री और जागीरदार होते थे और ये राजशाही शासन कहलाता था। हम देखते हैं कि राजशाही शासन का स्वरूप क्या था। कि राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी उसमें सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान जैसे कुछ वंश शासक थे, वो राज करते थे। इन सब के अलग अलग राज्य थे, जैसे कि मारवाड़, मेवाड़ ऐसे। किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में सांसद शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे, जो राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। सबसे पहले देखते हैं कि राजा कौन था। राजा राज्य की सर्व जो शक्ति थी उसका सर्वोच्च केंद्र था। यानी कि जो राज्य की संपूर्ण शक्ति था उसका सर्वोच्च केंद्र राजा था। राजा अपने सलाहकार और मंत्री परिषदों की सहायता से शासन का संचालन करता था। अब मंत्री कौन होते थे? मंत्री अपने शासन कार्य में सहायता हेतु राजा अपने जो शासन कार्य में कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था, जिसमें से मुख्य मंत्री था उसको दीवान कहते थे। राजा समय समय पर से मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी जो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। यानी कि जो सेना को वेतन देने का काम था वो बख्शी करता था। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का काम था। यानी कि रिवेन्यू वगैरह का देखने का काम खजांची का था। परगना अधिकारी राज्य क्या है कि परगनों में विभाजित था और परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासन ग्राम पंचायतें करती थी। अब हम देखते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था कैसी थी। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा के मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था और राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। यानी कि ये बता रहा है कि जो जो शुरू मध्यकाल में जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसमें ये था कि राजा का बड़ा बेटा राजा बन गया और अपने छोटे भाइयों को वो जमीन देता था जिनको जागीरदार कहते थे। तो इस प्रकार से ये रक्त संबंधित कुलीय भावना पर आधारित एक सैनिक व्यवस्था थी। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा करना होता था, उसका शासन संचालन करना होता था। और बाद बाद में क्या हुआ कि जैसे इसमें तो अभी बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन दे दी, बाद में क्या हुआ कि राजा योग्यता के आधार पर भी जागीरें देता था। जैसे आपने देखा होगा कि बिजौलिया की जागीरदार अशोक परमार को दी गई थी। अब देखते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ इसका कोई निश्चित तो कोई मिलता नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग में राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाती थी, और इन रियासतों की सुरक्षा व शासन व्यवस्था के लिए जागीर व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। हम देखते हैं कि जागीर व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। अब जो राजस्थान था उसमें यह रक्त संबंध पर आधारित सह-गोत्रीय कुलीनीय व्यवस्था थी। यानी कि राजा के जो भाई थे वो ही जागीरदार बनते थे, तो एक गोत्र के हो गए और एक ही कुल के थे वो, तो एक कुलीय व्यवस्था थी। राजा संपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के मध्य स्वामी और सेवक नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे का संबंध होता था। यानी कि वो सारे थे एक भाई, लेकिन जो बड़ा था वो राजा बन गया और जो छोटे वाले थे वो जागीरदार बन गए। तो यहाँ पे मतलब जो मध्यकाल था उसमें ये सारी व्यवस्था नहीं थी। और मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन, जब मुगल आए तो मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई, क्योंकि पहले तो राजा जैसे कोई युद्ध चाहिए, कोई सेना वगैरह व्यवस्था थी वो जागीरदारों से ले लेता था।
और जब मुगलों से संधि हो गई तो उसको जागीरदारों पर इतनी निर्भर नहीं रहा वो, क्योंकि शासक मुगल मनसबदार बन गए थे और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया था। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामियों जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ वो कर व्यवस्था की निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। यानी कि अब जागीरदार राजा को टैक्स भी देने लग गए, जो कि उसके जागीर पट्टे में लिखा जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। राजस्थान ने अपने प्रशासनों को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। अब देखते हैं अंग्रेजों की क्या शासन था। अंग्रेज राज्य की स्थापना के साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि दो भागों में विभाजित हो गया। यानी कि अंग्रेजों के टाइम भारत में दो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक तो ब्रिटिश भारत की, दूसरी रियासती भारत की। जो ब्रिटिश कालीन भारत था वो केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों में बंटा हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ राजा थे, तो वो तो जो अंग्रेजों के अंडर में थे वो रियासती भारत हो गया। और जैसे किसी राजा के बेटा नहीं हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने क्या है उस पर अपना कब्जा कर लिया, तो ब्रिटिश भारत कहलाया। तो इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर उन्होंने अपने गवर्नर रख दिए जो भारतीय गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अब भारत का प्रशासन नियंत्रण सीधा इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया। यानी 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों को लग गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब डायरेक्ट इंग्लैंड ही इस पे राज करेगा। और जो लॉर्ड कैनिंग था उसको गवर्नर जनरल के स्थान पे भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा, जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम मॉडल, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था, जिसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया। पहले अजमेर मेरवाड़ा को विदेश व राजनीति विभाग के स्थान पे गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। पहले अजमेर मेरवाड़ा विदेशी व राजनीति विभाग के अंडर में था, पर अब इसे गृह विभाग के अंतर में लाया गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि गृह विभाग के अंतर्गत आने पर प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इसके जो सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा नए बनाए जाने लगे और नहीं गवर्नर जनरल द्वारा। यानी कि पहले इस पे क्या है कि अजमेर मेरवाड़ा विदेश व राजनीतिक विभाग के अंदर में था, तो गवर्नर जनरल इस पे राज करता था, पर इसको गृह विभाग के अंडर में कर दिया तो अब सारी कानूनी व्यवस्था कार्यपालिका द्वारा बनाई जाने लगी। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 में चुनाव हुए थे और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। निर्वाचित यानी कि चुनाव हुआ। अगला क्वेश्चन, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जिसका सही जवाब है इसकी सारी जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची सिर्फ रिवेन्यू देखता था, सेना को वेतन नहीं देता था। भारत के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अभी हमने देखा टीकाराम पालीवाल थे। कुछ मिलान करना है, ग्राम यह राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। मनसबदारी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। और जागीरी पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। परगना अधिकारी के क्या कार्य थे? जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को बताइए। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक स्थापना प्रथम बताइए। RS मेंस की क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं। अगला चैप्टर है हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। किसने कहा है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल व विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है और दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है: थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि इसमें क्या है। ये हमारा राजस्थान है, इसमें इनको 4 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने भौतिक प्रदेश के हिसाब से। ये वाला पूरा आ गया मरुस्थल के अंदर, ये आ गई अरावली, ये आ गया उत्तरी पूर्वी मैदान, ये आ गया हाड़ौती का पठार। जो इसने मरुस्थल है इसको भी उसने कई भागों में बांटा है, जैसे बालू का स्तूप मुक्त मैदान और बालू का स्तूप युक्त, जैसे घग्गर का मैदान, मरुस्थल। जैसे अरावली है, अरावली को इसने 3 भागों में बांटा। ये मरुस्थल है, मरुस्थल, शेखावाटी, लूणी, आबू, ये भी है। अरावली को इसने 3 भागों में बांट दिया: दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली। और ये जो मैदान है इसको भी इसने बांट रखा है: चंबल का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान, माही का मैदान, और ये इधर है हाड़ौती का पठार। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं थार मरुस्थल।
भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार की मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। ये याद कर लेना, राजस्थान के 12 जिलों में है और 61% भाग में है। ये राजस्थान के जैसे पटवारी वगैरह के एग्जाम में पिछले साल में ये पूछा था कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महाद्वीप यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालूका स्तूप या स्थानीय भाषाओं में दोहरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभाजित किया गया। यानी कि थार का मरुस्थल है वो 12 जिलों में फैला हुआ है, 61% भाग पे ये फैला हुआ है और राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जो धोरे हैं उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। यहाँ बालू का स्तूप या स्थानीय भाषाओं में इनको धोरे कहते हैं। इसके अलावा इसको कई भागों में बांटा गया, जैसे मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेश। अब देखते हैं सेकंड, अरावली। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, ये देख लो, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के 92 किलोमीटर में विस्तृत है। पहले हम इसकी दिशा देख लेते हैं। इसकी दिशा है यानी कि ये दक्षिण, ये वाला है अरावली, दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व तक है। इसकी दिशा ये है। ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है गुजरात के खेड़ब्रह्म से शुरू होता है और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ये अपन ने देख लिया। ये मतलब एक प्रकार से बीच की लाइन से, जैसे पूर्वी राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान, ये बीच की विभाजक रेखा टाइप काम करता है ये। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, पहाड़ है तो ये सबसे उच्च भूभाग होगा ये। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। जैसे बीच में पहाड़ आ गया तो ये जो रेत है वो इधर नहीं फैल पाई। पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। इसी कारण से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह सिरोही जिलों के माउंट आबू में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है और गुरु शिखर सिरोही जिले के अंदर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। आइए हम अगला भौतिक प्रदेश देखते हैं। आगे वाला भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पे फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से लेकर धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। इसे चंबल के बीहड़, डांग या उल्खात भूमि यानी कि बेडलैंड कहा जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि ये फैला हुआ है 23% भाग में, जनसंख्या निवास करती है 60%, जबकि मरुस्थल फैला हुआ 61% में, जनसंख्या निवास करती है उसमें भी 40%। तो इसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। दक्षिणी पूर्वी पठार, हाँ, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही व सहायक नदियों द्वारा कुछ मैदानी भाग बना हुआ है जिसे माही का मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालियों से निर्मित मैदान के कारण से 56 का मैदान कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 56 का मैदान क्या है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदी द्वारा कुछ मैदानी भाग बन गया, जिसे इसके अलावा क्या है, इसके आसपास 56 गाँव के समूह भी है, इसलिए 56 का मैदान कहलाता है। अब लास्ट है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता है।
ये राजस्थान के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित व मध्यम काली है, जो कि उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में सिरोही में स्थित उड़िया पठार एवं आबू उदयपुर व राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरीमाल का पठार, उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। ये कुछ पठार हैं जिनको याद कर लेना। जैसे उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, बोराट का उदयपुर और राजसमंद के बीच में, और उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में लसाड़िया का, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के पूर्वी भाग में ऊपरीमाल का। अब हम देखते हैं जलवायु ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का सबसे अधिक प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति व भारतीय महाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। यह राज्य के लगभग पश्चिम में 61% भाग में शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, और बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु। ये कह रहा है कि राजस्थान भारत का एकमात्र जिला है जहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो पश्चिमी भाग है उसमें शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु, उसके अलावा अरावली के पूर्व जयपुर में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, और बांसवाड़ा व दक्षिणी जो झालावाड़ के जिले हैं उसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत व्यवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। इसने दिखा रखा है कि यहाँ जैसे 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 30, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा वाली बीच की रेखा। राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से लेकर जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक, और शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से लेकर फरवरी। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। यानी कि दिन में गर्मी ज्यादा है तो रात को ठंड भी होती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान राजस्थान का 30 से 40 डिग्री हो जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है, और कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून में अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कहा जाता है। और सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जिससे औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और सबसे शुष्क जैसलमेर है। और राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला माउंट आबू। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। दक्षिण पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी भाग कम हो जाती है। राजस्थान अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये देखते हैं, ये अरावली है। मतलब ये कह रहा है कि इधर वर्षा कम होती है, देखो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, और इधर ज्यादा होती है। आगे देखा है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापांतर धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी होने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में अभी हमने देखा कि गर्मी में टाइम कितना था, 40 से 45 डिग्री, और रेत जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है, जिसके कारण सर्दियों में यहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे कुछ कम भी हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा स्थान रहता है। इस ऋतु में आसमान साफ रहता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। उत्तरी भारत में आने वाली शीत लहरें का प्रभाव में आने से यहाँ ठंड बढ़ जाती है।
भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा करते हैं। इस वर्षा को गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होता है। यानी कि जो भूमध्य सागर से चक्रवाती आता है उसकी वजह से राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और यह गेहूं की फसल के लिए लाभदायक। अकाल और मरुस्थल। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है। इसका कारण वर्षा की सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना है, जिसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय कारणों में, जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई, ये कह रहा है कि अकाल की जो मेन वजह है वो कम वर्षा है। उसके अलावा वनों की कटाई, भूमिगत जल का अतिदोहन, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध की उपेक्षा करना, भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों पर जब उपजाऊ भूमि बंजर रेतीली भूमि में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि भौतिक दशाओं और मानवीय कारणों के कारण जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर और रेतीली बन जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर वृक्षारोपण इसमें कम किया जा रहा है। बंजर भूमि यानी अनुपजुमाई भूमि, बीहड़ यानी कि नदी जल के कटाव से बनी बीहड़ भूमि, समवर्षा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा रेखाएं कहलाती है। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं, अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना। राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? इसके अंदर हिमालय स्थित नहीं है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्रफल किस अपर्दन के कारण ऊबड़ खाबड़ हो गया? नदी के आसपास का है तो ये जल अपर्दन होगा। उपजाऊ भूमि का बंजर में परिवर्तन क्या कराना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। मावट किसे कहते हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखी विशेषताएं बताइए, ऋतुओं का वर्णन कीजिए। ये RAS मेंस के क्वेश्चन है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।